गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पारा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बायस स्टेबिलिटी के बारे में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है उसके बारे में डिस्कस किया था कि वो ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है वो टेम्परेचर जो वेरी करता है उसकी वजह से क्या है वो वेरी करता है, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करने से आईसी जो है उसका मान बढ़ जाता है। तो उसको हमने स्टेबल करने के लिए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट के अंदर फिक्स्ड बायस और इसके साथ ही एमिटर बायस्ड एम्पलीफायर सर्किट जो था वो यूज़ लिया था। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बायस स्टेबिलिटी के बारे में। क्योंकि ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि जो प्रचालन बिंदु Q है या ऑपरेटिंग पॉइंट Q है, जो कि हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में ड्रॉ करते हैं, और तो ऑब्वियस है कि वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जिनके बीच में होगा तो उन पे डिपेंड करेगा, उनका फंक्शन होगा आईसी और वीसीई इन कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन। और इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन आईबी विच इज़ कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट दिस प्रोसेस। सो Q जो है उसकी स्टेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है कि जब भी तापमान में परिवर्तन होता है तो ये जो पैरामीटर्स हैं जो बदल जाते हैं तापमान के बदलने से वो नहीं बदलें, है ना। और बदलते भी हैं तो उसको कंपनसेट किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आईसी है, आईसी करंट जो है, संग्राहक धारा जो है वो अस्थायी हो जाती है तापमान बढ़ने से, क्योंकि उसके अंदर जो लीकेज करंट होती है उसका मान भी बढ़ जाता है आईसीओ का। और जो आधार उत्सर्जक वोल्टता है वीबीई और गुणांक बीटा जिसको हम करंट गेन भी बोल सकते हैं, वो ये तीनों चीज़ें जो है वो बदलने से क्या होता है, आईसी करंट जो है उसका मान बदल जाता है। आईसीओ, वीबीई और बीटा। आईसीओ लीकेज करंट है, वीबीई बेस एमिटर वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, और बीटा जो है वो करंट गेन है। तो हम लोग यहाँ पे आईसी जो है वो आईसीओ, वीबीई और बीटा के बदलने से परिवर्तित होगी। तो हम लोग आईसी के आंशिक अवकलन करेंगे यहाँ पे। तो आंशिक अवकलन से हमारे पास यहाँ पर ये आ जाता है डेल आईसी। तो आईसी का आईसीओ के रिस्पेक्ट में डेल आईसीओ, वीबीई के रिस्पेक्ट में डेल वीबीई और बीटा के रिस्पेक्ट में और डेल बीटा। तो डेरिवेटिव वाली जो टर्म है उसको हम लोग ने यहाँ पे रखा है एस, और एस बराबर डेल आईसी ओवर डेल आईसीओ। कब? जब हम लोग वीबीई और बीटा दोनों को नियत माने। तो वीबीई और बीटा दोनों को नियत मानने पर उनका मान किसके बराबर हो जाएगा? 0 को बराबर, क्योंकि डेल वीबीई 0 हो जाएगा, डेल बीटा 0 हो जाएगा। तो एस डैश बराबर है डेल आईसी ओवर डेल वीबीई, यानी कि ये है एस डैश। ये कब है? जब आईसीओ व बीटा कांस्टेंट है। तो ये आईसीओ कांस्टेंट होने का मतलब ये 0 और ये 0। तो एस डैश बराबर क्या आ गया? डेल आईसी ओवर डेल वीबीई। इसी तरीके से जब हमने आईसीओ और वीबीई इन दोनों को कांस्टेंट माना तो ये दोनों, इनमें परिवर्तन होगा ही नहीं नियत राशियों में, तो ये दोनों 0 के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा? एस डबल डैश के। ये जो एस डैश, एस डबल डैश, ये जो हैं इनको हम लोग कहते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर या फिर स्थायित्व गुणांक कहते हैं। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, तो ये एस डैश और एस डबल डैश क्या हो गए? स्टेबिलिटी फैक्टर हो गई। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जब तापमान में वृद्धि होती है तो उसके अंदर सहसंयोजी आबंध टूटते हैं, जिसकी वजह से इसके आधार उत्सर्जक परिपथ जो है उसमें क्षरण धारा प्रवाहित होती है, लीकेज करंट प्रवाहित होती है। वीबीई जो सर्किट है या इनपुट सर्किट है उसमें लीकेज करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण, तो इसके अंदर जैसे आईसी जो है उसमें आईबी के साथ साथ लीकेज करंट जो है उसके कंपोनेंट भी होते हैं। संग्राहक में क्या होता है, तापमान में वृद्धि से क्षरण धारा में बहुत अधिक वृद्धि होती है, जिससे कि ट्रांजिस्टर के खराब होने की संभावना होती है। यानी कि जैसे टेम्परेचर रेज करते हैं तो तापमान की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स के, परमाणुओं के मध्य जो सहसंयोजी आबंध होते हैं वो टूटने से बहुत कम मान की धारा, लेकिन मेजॉरिटी वो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ती जाएगी और वो धारा प्रवाहित होने लगती है। आईसी जो है वो उसमें आईबी तो रहती ही है, जैसे यूँ कहें कि आई ई इज़ इक्वल टू आई सी प्लस आई बी होता है। आई बी बहुत ही कम होती है, आई सी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई ई, क्योंकि आई बी माइक्रो एम्पियर की ऑर्डर का है। तो उसमें लीकेज करंट का रोल बढ़ता जाता है, तो जिससे धारा का मान जो है वो तेज़ी से बहुत बढ़ता है। 10 डिग्री सेल्सियस पे
लीकेज करंट जो है वो डबल हो जाती है, तो उससे ट्रांजिस्टर के ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसको हमें ख़राब होने से बचाना है, और क्यूब की स्टेबिलिटी के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है ये एस का मान जितना कम होगा उतना ही आईसी पर ताप का प्रभाव कम पड़ेगा। इसीलिए प्रचालन बिंदु क्यू के स्थायित्व के लिए एस का मान न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, एस का मान क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। आईसी पर तापमान का प्रभाव उतना ही कम पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के लिए ये जब हम लोगों ने कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किए थे, तब ये इक्वेशन हमने गेन करी थी, वहाँ निकाली थी। आईसी बराबर बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस 1 ICO, जब लीकेज करंट का भी रोल रहता है तब। तो इसका हम लोग आईसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो बीटा डेल आई बी बाई डेल आई सी प्लस बीटा प्लस 1 डेल आई सी ओ बटे डेल आई सी। ठीक है, तो ये यहाँ पर अवकलन हो गया। ओके, तो इस टर्म को आप इधर ले जाओ, 1 माइनस बीटा डेल आई बी बाई डेल आई सी बीटा प्लस 1। अब ये देखो डेल आई सी ओ बटे डेल आई सी, ये क्या होता है? स्टेबिलिटी फैक्टर है एस। तो एस बराबर क्या आ गया? बीटा प्लस 1 बटे बीटा प्लस 1 माइनस बीटा डेल आई बी बटे डेल आई सी। यहाँ पे जो डेल आई बी ओवर डेल आई सी है, ये क्या है? जो हमारा सर्किट है उस पर डिपेंड करता है कि बेस करंट कलेक्टर करंट के साथ किस तरह से वेरी करती है। इसीलिए बाईसी करंट के लिए हम लोग उचित परिपथ लेकर एस का मान कम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? बीटा पे, और डेल आई बी ओवर डेल आई सी। बीटा तो क्या है? करंट गेन है। तो जैसे हम लोगों ने दो सर्किट प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे, फिक्स्ड बायस और एक था सेल्फ और एमिटर बायस्ड। तो फिक्स्ड बायस में क्या होता है? हम लोग बेस करंट को कांस्टेंट कर देते हैं, बेस करंट को क्या कर देते हैं? नियत रखते हैं, ताकि स्टेबिलिटी फैक्टर जो है उस पर या यूं कहें कि क्यू जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उस पर तापमान के प्रभाव की वजह से वो शिफ्ट ना हो। लेकिन फिक्स्ड बायस में तो जैसे हमने पहले भी देखा था, तापमान का प्रभाव पड़ता है। VCE जो है वो HFE जो कि तापमान बढ़ने से बढ़ रहा था, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ये HFE तापमान बढ़ने से बढ़ रहा था, जिसकी वजह से VCE जो है उसका मान भी प्रभावित हो रहा था। और VCE क्या है? क्यू पॉइंट के एक पैरामीटर है IC और VCE। तो क्यू पॉइंट शिफ्ट होगा। ठीक है, और क्यू पॉइंट शिफ्ट होगा तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर मे बी इन सैचुरेशन रीजन और मे बी इन कट ऑफ रीजन, तो उसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग नहीं होगी। तो इसीलिए फिक्स्ड बायस में चलो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। डेल आई बी ओवर डेल आई सी बराबर 0, क्योंकि आई बी क्या है? इसमें कांस्टेंट है। तो एस बराबर क्या आ गया? बीटा प्लस 1 आ गया। ये देखो यहाँ पे मान रखेंगे तो S बराबर बीटा प्लस 1। अगर किसी ट्रांजिस्टर के लिए बीटा का मान 50 है तो S का मान क्या आ जाएगा? 51 आ जाएगा। तो जैसे बीटा 50 है तो S बराबर 51 प्राप्त हुआ, यानी कि तापमान में वृद्धि करने से क्षण धारा में वृद्धि होती है, तो जिससे निर्गम में संग्राहक धारा जो है उसमें 51 गुना अधिक वृद्धि होगी। यह परिपथ तापमान के साथ बहुत अधिक संवेदनशील है, उससे बहुत अधिक प्रभावित होता है। इसीलिए क्या है, व्यावहारिक रूप से इस परिपथ का उपयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेल्फ और एमीटर बायस। तो सेल्फ और एमीटर बायस के अंदर हम लोगों ने जो आउटपुट इनपुट सेक्शन था उसके अंदर ये निवेशी परिपथ में हमें ये इक्वेशन मिली थी, VBB IB RB और VBE प्लस IB प्लस IC इंटू RE। अगर आपको याद नहीं है थोड़ा बहुत, तो जैसे यहाँ पे उसमें इनपुट सेक्शन में RB रेजिस्टेंस था, यहाँ पे बैटरी वोल्टेज VBB जुड़ा हुआ था, और इधर हमारा ट्रांजिस्टर था, और जिसके साथ एक एमीटर में रेजिस्टेंस RE जुड़ा हुआ था, जिसके अंदर करंट आ रही थी IB प्लस IC। ओके, तो ये बैटरी वोल्टेज VBE थी। तो यहाँ से VBB बराबर इसके अंदर जाने वाली करंट थी IB, तो RB इंटू IB प्लस ये बैटरी वोल्टेज जंक्शन वोल्टेज VBE और ये प्लस IB प्लस IC इंटू RE, ये आया था इक्वेशन इनपुट सेक्शन में। इसका IC के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो VBB तो बैटरी DC पावर सप्लाई है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो गई। और इधर RB इंटू डेल IB ओवर डेल IC
वी बी ई भी ज़ीरो हो गया, और इधर आर ई कॉन्स्टेंट, और आई बी का आई सी के रिस्पेक्ट में डेल आई बी ओवर डेल आई सी, और आई सी का 1 हो गया। यहाँ से डेल आई बी ओवर डेल आई सी आ गया यहाँ, और ये दोनों टर्म कॉमन आ जाएंगी, आर बी प्लस आर ई आ जाएगा, और सामने आएगा आर ई, तो माइनस आर ई बटे आर ई प्लस आर बी, ये आ गया। और उसके अंदर हम लोगों ने आर बी जो था वो क्या था, R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन था, क्योंकि जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है वो एक्चुअल में ऐसा था, है ना, R2। तो ये जो बेस पे नोड पॉइंट था, है ना, तो उसके अंदर जो ये बेस से जाने वाली आई बी कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए या नियत करने के लिए ये जो दो रेजिस्टेंस जोड़े गए थे R1 और R2, तो उनका तुल्य जो रेजिस्टेंस RB था वो क्या था, R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन था। तो यहाँ पे RB जो है वो हो गया R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो इसके मान को समीकरण 5 में रखने पर, ये 5 वाली इक्वेशन है, आर बी की वैल्यू रखेंगे यहाँ इसके अंदर। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है S इज़ इक्वल टू क्या है, बीटा प्लस 1, है ना, सॉरी, बीटा प्लस 1 बटे 1 माइनस डेल आई बी ओवर डेल आई सी। तो इसका मान तो ये है, तो बीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस था, तो ये माइनस इसका है ही ऑलरेडी, तो प्लस हो गया, तो 1 प्लस बीटा आर ई बटे आर बी प्लस आर ई। यहाँ पे इस आर ई को कॉमन लेके नीचे रख देंगे, तो बीटा प्लस 1 बटे 1 प्लस बीटा बटे 1 प्लस आर बी बाई आर ई आ जाता है। आर बी बाई आर ई का मान ए के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, तो इसको आप हटा सकते हो, तो एस का मान आ जाता है 1। समझ रहे हैं ना आप, यहाँ पे देखो आर बी बाई आर ई ए के कंपैरिजन में कम है, तो ये पूरा 1 हो गया, नीचे वाला ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 होने से ये 1 प्लस बीटा और नीचे भी 1 प्लस बीटा, तो एस हो गया 1। अगर आर बी बाई आर ई अटेंड्स टू इन्फिनिटी है तो क्या होगा, ये नीचे वाले टर्म 1 बाई इन्फिनिटी, तो ये होगी 0, तो 1 प्लस बीटा बटे 1 प्लस 0, तो क्या बन गया 1 प्लस बीटा, तो एस बराबर 1 प्लस बीटा आ जाएगा। तो 1 प्लस बीटा जो है वो आर बी प्लस आर ई के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा होता है, ओके, क्योंकि बीटा 50 और जैसे 50 100 इस तरीके से कुछ, तो एस इज़ इक्वल टू 1 प्लस आर बी बाई आर ई आ जाता है, ठीक है। इसको भी आप फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। 1 प्लस बीटा जो है आप इधर जैसे 1 प्लस बीटा, और इधर क्या बन जाएगा 1 प्लस आर बी बाई आर ई और प्लस बीटा, और ऊपर बन गया 1 प्लस आर बी बाई आर ई, ये मैंने एलसीएम लिया है उससे बन गया, ठीक है। तो इसमें 1 प्लस बीटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो 1 प्लस बीटा को कॉमन ले लो, ठीक है, जिससे क्या होगा ये ऊपर और नीचे वाले से कट जाएगा, और ऊपर वाला टर्म सिर्फ बचेगा 1 प्लस आर बी बाई आर ई। तो इस तरीके से इस अभिविन्यास में या इस जब हम लोग सेल्फ और एमिटर बायस्ड सर्किट के अंदर स्टेबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं, तो उसका मान जो है वो इक्वेशन नंबर 6 से हमें प्राप्त होता है, जो कि नियत बायस अवस्था में जो प्राप्त मान होता है उससे कम होता है, और स्टेबिलिटी जो होती है वो अधिक उत्तम होती है। यानी कि एस का मान जहाँ कम होगा स्टेबिलिटी क्या है वहीं ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये है स्टेबिलिटी बाय स्टेबिलिटी। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ एम्पलीफायर। देखिए अभी तक हमने जब ट्रांजिस्टर के बारे में स्टडी किया है तो कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात नहीं करी है। जो इनपुट सिग्नल हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसका हम लोग एम्पलीफिकेशन चाहते हैं, उसके जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में हमने बात नहीं की है। लेकिन जब हम लोग बात नहीं करते हैं दैट मीन्स हम लोगों ने उसको स्टेबल माना है, ठीक है। उसका मान जो है वो किसी भी तरीके से क्या है प्रभावित नहीं हो रहा है, उसको हम लोग मीडियम रेंज की फ्रिक्वेंसी के लिए ही यूज़ करते हैं। लेकिन क्या है एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट लेते हैं तो उसमें कपलिंग के लिए या बाइसिंग के लिए जो कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं उनको हम लोग हर वक्त जो है वो शॉर्ट सर्किटेड नहीं मान सकते हैं। जैसे अभी तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, तो उसके अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। तो उसको मल्टी स्टेज मतलब सिंगल स्टेज एक सिंगल एम्पलीफायर सर्किट है,
ठीक है। मल्टी स्टेज मीन्स उसको एक और एम्पलीफायर सर्किट के साथ जोड़ना, ठीक है। तो उसको जोड़ने के लिए हम लोगों को कुछ कैपेसिटेंस या रिएक्टेंस की ज़रूरत रहती है। तो जब हम लोग वो कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो उसको सिंपली जब हम लोग स्टडी करते हैं तो शॉर्ट सर्किटेड मान लेते हैं। उसकी कोई कैपेसिटी हम लोग या कैपेसिटेंस हम उसका नहीं कैलकुलेट या कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन वो फिर सिर्फ मीडियम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए ठीक रहता है। लेकिन जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज या हायर फ्रीक्वेंसी रेंज पे जाते हो तो आप उसके कैपेसिटेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हो, उसको आपको यूज़ सर्किट की कैलकुलेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा और उसका भी अलग प्रभाव रहता है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। हायर फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, जो हमारी ट्रांजिस्टर है या हमारा जो सर्किट है उसके या जो सर्किट हमने जोड़ने के लिए यूज़ किया उसमें क्या होता है, कुछ अवांछित धारिताएं होती है जो कि हमारे सर्किट की आवृत्ति को प्रभावित करती है, ठीक है। प्रवर्धकों में क्या होता है या एम्पलीफायर में क्या होता है, सर्वाधिक प्रभावशाली अवांछित धारिता जो होती है वो निवेशी व निर्गम टर्मिनलों के मध्य होती है। इस धारिता के कारण जो हमारा प्रवर्धित संकेत है उसका पुनर्निवेश हो जाता है, यानी कि जो एक तो कैपेसिटेंस वो है जो हमारे सर्किट के अंदर कैपेसिटर यूज़ किए गए हैं, ठीक है, कपलिंग के लिए, और एक कैपेसिटेंस वो हैं जो यूज़ नहीं किए गए हैं पर उनका प्रभाव रहता है। तो जो अवांछित धारिताएं हैं वो क्या करती है, स्ट्रे कैपेसिटेंस जिनको बोलते हैं अवांछित धारिताएं, वो क्या करती हैं, हमारे सिग्नल जो एम्पलीफाई किया है उस एम्पलीफाइड सिग्नल को वापस से पुनर्निवेश कर दिया जाता है, उसका फीडबैक कर दिया जाता है, जिससे जो गेन हमें मिला था एम्पलीफायर से वो अगर मान लीजिए अधिक है तो फिर क्या होगा, जो उस पुनर्निवेश की वजह से प्रवर्धक की जो निवेशी प्रतिबाधा है वो परिणामी जो लब्धि है वो क्या है, उससे प्रभावित होती है। यदि प्रवर्धक के निवेश व निर्गम टर्मिनलों के मध्य पुनर्निवेश धारिता C है व मूल प्रवर्धक की लब्धि A है, तो यह धारिता जो है वो निवेश को क्या करती है, पार्श्वपथित कर देती है। इससे क्या है, जैसे निवेशी धारिता तो C 1 - A व निर्गम धारिता C A - 1/A के तुल्य होती है। इस प्रभाव को मिलर प्रभाव कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से आती है। ओके, तो इसका जो सर्किट है वो नीचे दिखाया गया है कि इनपुट और आउटपुट टर्मिनलों के मध्य जो धारिता है C, ये निवेशी और ये निर्गम जो अवांछित धारिताएं होती हैं वो करती हैं ऐसा काम कि वो क्या करती हैं, जो एम्पलीफाइड सिग्नल होता है उसका पुनर्निवेश कर देती है, वापस उसी को सर्किट में इनपुट सेक्शन से डाल देती है। जिससे क्या होता है, जब वो इनपुट एम्पलीफाइड सिग्नल वापस जब जाता है ना, तो वो जो गेन हमें मिल रहा था उस एम्पलीफायर सर्किट से और जो उसकी इनपुट इम्पिडेंस थी वो उससे प्रभावित होती है, ठीक है। अभी जैसे ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये इनपुट वोल्टेज VI और ये आउटपुट वोल्टेज V0 है, और ये कैपेसिटेंस C जो है कैपेसिटर, उससे निकलने वाली जो धारा IC है वो IC अगर हम लोग इनपुट सेक्शन से देखें तो VI - V0 ओवर -JXC, ठीक है। ये यहाँ पे है, XC क्या है, धारिता है कैपेसिटर की, और V0 बराबर AVI क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज है। A हमारा यहाँ पे क्या है, वोल्टेज गेन होता है। तो यहाँ से हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो IC बराबर क्या आ गया, VI - AVI बटे -JXE, तो VI कॉमन ले लो, तो VI बटे IC क्या होता है, निवेश की ओर देखने पर धारिता C की प्रतिबाधा होती है। तो यहाँ से हम लोग VI बटे I से निकाल लेते हैं, जिसका मान -JXE ओवर 1 - A। तो J जो है एक तरीके से आयोटा या जो इमेजिनरी पार्ट होता है, सम्मिश्र राशि या कॉम्प्लेक्स जो क्वांटिटी होती है उनको बताता है ये। तो इसको जब आप नीचे लेके आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और कैपेसिटर की प्रतिघात 1/ωc होती है, तो C × 1 - A इसको लिख दिया CI। इनपुट सेक्शन पे जो परिणामी धारिता है वो C1 - A हो जाती है। इसी तरीके से निर्गम टर्मिनलों पर क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो अब जैसे निर्गम जो टर्मिनल हैं उनसे देखेंगे तो IC डैश इज इक्वल टू V0 - VI बटे -JXE, यानी कि इधर ये सप्लाई है, इससे करंट जाएगी IC डैश, तो उस IC डैश का मान होगा V0 - VI ओवर JXC।
तो यहाँ से जो आउटपुट सेक्शन में करंट आई सी डैश है उसके लिए वी नोट माइनस वी आई ओवर माइनस जे एक्स सी आ गया। तो वी आई जो है वो वी नोट ओवर ए है, एक तरीके से इसी को उल्टा सीधा करके लिखते हैं। तो वी आई का मान रख देंगे वी नोट ओवर ए। ओके, तो यहाँ से ए एलसीएम से ए माइनस वन ओवर ए आ जाएगा और वी नोट ओवर माइनस जे एक्स सी। तो वी नोट ओवर आई सी डैश क्या हो गया, निर्गम की ओर देखने पर धारिता सी की प्रतिबाधा हो गई एक तरीके से। तो वी नोट ओवर आई सी डैश इज़ इक्वल टू, ये वी नोट है, आई सी डैश ये इस नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो जे नीचे ले आएंगे और एक्स सी ओमेगा सी हो जाएगा। तो इस ए को भी नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो ये सी इंटू ए माइनस वन बटे ए, ये सी नॉट या निर्गम सिरों पर की ओर से देखने पर धारिता सी के संधारित्र की प्रतिबाधा जो है वो निकालने पर सी नोट जो है उसका माना जाता है सी ए माइनस वन बटे ए। अब जैसे हमने कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट जो है उसका एक एग्जांपल लिया है, जिसके अंदर CBC जो है वो तो आधार संग्राहक परिपथ की धारिता है और CBE जो है वो आधार उत्सर्जक जो है उसकी आंतरिक धारिता होती है। इन धारिताओं के साथ जो सरलीकृत परिपथ है वो आपको दिखाया गया है। देखो ये सर्किट हमने बहुत डिज़ाइन किए हैं पीछे, जिसमें जो सिंप्लीफाइड फॉर्म था उसमें HRE और HOE जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं सर्किट के अंदर से, तो सिर्फ HIE बचता है और इधर जो है HOE हटा देते हैं, जिससे HFE IB बराबर GMVBE बचता है। तो इसमें इधर तो ये जो बेस एमीटर जंक्शन है इस साइड तो क्या है CBE धारिता और इधर कलेक्टर बेस जंक्शन जो है उधर क्या है CBC। ओके, ये धारिता के संधारित्र जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो मिलर प्रभाव से क्या होता है, जो धारिता CBC है उसके कारण निवेश पर अतिरिक्त धारिता क्या हो जाएगी, जैसे हमने अभी किया था ना, जो C जो था उसके साथ क्या आया था 1 माइनस ए, तो इनपुट सेक्शन पे जो परिणामी धारिता है वो CBC 1 माइनस ए, तो A क्या होता है माइनस GMRL। ये वोल्टेज गेन को हमने ट्रांस कंडक्टेंस या अंतराचालकता प्रारूप के थ्रू जो है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी हमने प्रीवियस क्लासेस में किया था। तो A को लिख सकते हैं माइनस GMRL फॉर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट। ओके, और इसी तरीके से जो निर्गम पर धारिता अतिरिक्त धारिता CO बराबर CBC A माइनस ए 1 बटे ए का मान 1 के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होता है, तो CO जो है वो अप्रॉक्सीमेटली CBC के बराबर है। इस प्रकार से क्या है, निवेश पर CBE व CI धारिताएं समांतर क्रम में होंगी, जिन्हें परिणामी धारिता CD से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ये जो CBC जुड़ा हुआ है ना, CBC, इसकी वजह से निवेश पर अतिरिक्त धारिता और इसकी वजह से निर्गम पर अतिरिक्त धारिता CI और CO है। ठीक है, अब निवेश पर CI जो है वो इस CBE के साथ क्या है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में जब संधारित्र की धारिताएं होती हैं तो उनको जोड़ने का तरीका रेजिस्टेंस से उल्टा रहता है, समांतर क्रम में होने पर वो डायरेक्ट जुड़ जाती है। तो परिणामी धारिता इनपुट सेक्शन में CBE प्लस C1 या CI, तो CBE प्लस CB C1 माइनस ए आ गया। ओके, इस तरीके से। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी कुछ वैल्यूज़ लिख के बताया गया है, CBE, CBC, GMRL, CD। ओके, इस प्रकार से क्या होता है, CBC का प्रवर्धित मान जो है, क्योंकि CBC की वजह से इनपुट पर धारिता अलग हो गई और आउटपुट पे अलग हो गई, उसका जो प्रवर्धित मान है वो निवेश पर प्रभावी हो जाता है। और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है, जो द्वितीय स्तर होता है, द्वितीय चरण होता है, उसके निवेश पर यह धारिता CD जो है वो क्या करेगी, प्रथम चरण के निर्गम पर लोड को पार्श्वपथित करती है, जिससे उच्च आवृत्तियों पर प्रथम चरण की लोड प्रतिबाधा आवृत्ति पर निर्भर करती है। यानी कि ये क्या करती हैं, एक तरीके से है तो ये मतलब जोड़ आंतरिक प्रतिबाधा है, तो ये क्या करेगी, जब दूसरा चरण हम लोग इसके अंदर सेकंड स्टेज जो है वो जो शुरू करेंगे, तो उसके जो इनपुट सेक्शन है उस पर यह धारिता CD क्या करेगी, जो प्रथम चरण की जो आउटपुट मिल रही होगी ना, उस पर लोड को, निर्गम पर लोड को जो है वो पार्श्वपथित कर देती है, जिससे उच्च आवृत्तियों पर जो प्रथम
प्रथम चरण की लोड प्रतिबाधा है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, और प्रवर्धक की लब्धि जो है या गेन जो है वो आवृत्ति बढ़ने के साथ कम होने लगता है। या यूँ कह सकते हैं कि कपलिंग और बाईपास प्रदान करने के लिए जो उच्च मान की धारिताएं हम लोग जोड़ते हैं वो क्या करती हैं, प्रवर्धक की जो निम्न आवृत्ति लब्धि है उसको प्रभावित करती है। कम फ्रीक्वेंसी पे जो गेन मिल रहा होता है उसको ये धारिताएं प्रभावित करती है। मध्य आवृत्ति व उच्च आवृत्ति प्रास में क्या होता है, इन धारिताओं को लघुपतित माना जा सकता है। यानी कि हम लोग जब सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मीडियम या हायर लेते हैं तो उनको हम नेग्लिजिबल या शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं कैपेसिटेंस को, लेकिन लोअर फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, हम उनको धारिता उनकी प्रतिबाधा का या प्रतिघात का मान उच्च हो जाता है। जैसे XC इज इक्वल टू 1/ω/c है, तो हायर मतलब ओमेगा का मान अगर इन्फिनिटी माने तो प्रतिघात क्या हो गई 0, लेकिन ओमेगा का मान जब कम है तो XC क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो लोअर फ्रीक्वेंसी पर तो क्या होता है, आवृत्ति घटने के साथ इन धारिताओं की प्रतिघात बढ़ती है, जिससे क्या हो जाएगा, लब्धि जो है वो घटती है। यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा कम हो गया, ओमेगा कम होने से XC बढ़ा और XC बढ़ने से वोल्टेज गेन कम हो जाएगा। और कम मीडियम या हायर फ्रीक्वेंसी रेंज होती है उस पर हम इनको क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट मान लेते हैं, तो ये उनको प्रभावित नहीं करती है, आवृत्ति को प्रभावित नहीं करती है, गेन प्रभावित नहीं होता है। लेकिन उस टाइम क्या होती है, कुछ अवांछित धारिताएं होती हैं जो कि निवेश या लोड को पार्श्वपतित करती हैं, और अति अल्प होने के कारण उनका जो प्रतिघात है वो बहुत ही अधिक होता है, इसीलिए उन्हें खुले परिपथ के रूप में मान सकते हैं। और इस प्रकार मध्य आवृत्ति प्रास में लब्धि ए आवृत्ति पर निर्भर नहीं होती, वह लगभग नियत रहती है। उच्च आवृत्तियों पर अवांछित धारिताएं लोड को पार्श्वपतित कर लोड के प्रभावी मान को आवृत्ति बढ़ाने के साथ घटाती है, जिससे पुनः लब्धि ह्रास होता है। देखो लोअर फ्रीक्वेंसी पे तो क्या है, जो कपलिंग और बाईपास के लिए कैपेसिटर जोड़े हुए हैं उनकी धारिताएं ज़्यादा हो जाती है, वो फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करेगी और गेन को कम कर देगी। अब मीडियम और हायर फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, ये जो कपलिंग और बाईपास के लिए कैपेसिटर हैं वो तो प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन क्या है, कुछ अवांछित धारिताएं हैं उनकी प्रतिघात का मान ज़्यादा हो जाता है, जिससे उन्हें खुले परिपथ के रूप में लेना पड़ता है। यानी कि ज़्यादा होने का मतलब इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट अगर रेजिस्टेंस है तो वो एक ओपन सर्किट है, तो वो क्या करती है, लब्धि ए जो है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगी और वो लगभग नियत रहेगी फॉर मीडियम फ्रीक्वेंसी। बट फॉर हायर फ्रीक्वेंसी जो ये एक है लोअर, मीडियम और हायर, तो हायर पे क्या होगा, ये लोड के प्रभावी मान को आवृत्ति बढ़ाने के साथ घटाती है, जिससे पुनः लब्धि ह्रास होता है। यानी कि लोअर और हायर दोनों पे ही गेन जो है वो कम हो जाएगा इन फ्रीक्वेंसीज़ की, इन कैपेसिटेंस की वजह से। अब ये फ्रीक्वेंसी का कर्व दिखाया गया है। FL और FH जो है, FL और FH पे गेन जो है, मीडियम रेंज पे जो गेन है उसका 1/√2 गुना हो जाता है, 1/√2। FL तो है लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और ये FH है हायर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अर्धशक्ति आवृत्ति बोलते हैं इनको। और FH और FL के बीच का अंतर जो है वो बैंड चौड़ाई कहलाता है। ठीक है, तो हमने अभी जो पढ़ा है FL और FH, FL निम्न अर्धशक्ति आवृत्ति और FH उच्च अर्धशक्ति आवृत्ति, और इन बिंदुओं पर मीडियम रेंज में जो फ्रीक्वेंसी है उसका 1/√2 गुना बचता है। इनके बीच का अंतर बैंड विड्थ कहलाता है। तो इससे परिणामी रिजल्ट ये निकलता है कि कपलिंग और बाईपास के लिए जो कैपेसिटर हैं वो क्या करते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज पर मतलब आवृत्ति को प्रभावित करते हैं और गेन को कम कर देते हैं, और मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज पे क्या होता है वो नहीं करेंगे, ना ही हायर पे करेंगे। लेकिन मीडियम पे तो क्या है, जो अवांछित धारिताएं हैं वो भी ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगी, लेकिन हायर पे क्या है, इन अवांछित धारिताओं की वजह से पुनः जो है वो लब्धि का ह्रास होता है। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज पे ही हमें सही रिजल्ट मिलता है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं थ्रू एन एम्पलीफायर, तो वो मीडियम रेंज पे सही रहता है। तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेना, थोड़ा सा क्या है समझने की कोशिश करना कॉन्सेप्ट को, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। खुश रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो।